सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भैयाना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज मैं तुम्हें एक नया चैप्टर शुरू करवाने वाला हूं, दैट इज अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज की क्लास बहुत बहुत स्पेशल है। रीजन ये है कि आज की क्लास मुझे तुम्हें ये नहीं कराना कि तुम्हारे मार्क्स आ जाए। मेरा मोटिव है कि मैं तुम्हें कुछ आज सिखा कर जाऊं, क्योंकि जीएसटी ऐसा टॉपिक है भाई, तुम जानते ही हो कि जीएसटी जीएसटी हर जगह हो रहा है, और जीएसटी के बारे में अगर एक कॉमर्स के बच्चों को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। आज मैं तुम्हें जीएसटी का बेसिक समझाने वाला हूँ कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कैसे बना है, जीएसटी किस तरीके का टैक्स है, जीएसटी कैसे कैसे लगता है, जीएसटी का कहाँ यूज है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं तुम्हें आज जीएसटी का एक निचोड़ निकाल कर देने वाला हूँ। वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। एवरी कॉमर्स स्टूडेंट, इवन कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीएसटी। तो आज की क्लास उस तरीके की क्लास है, ये एक जनरल नॉलेज की क्लास है। ऑफ कोर्स तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम जब जनरल एंट्रीज पास करोगे, जो भी पढ़ोगे, तो वो सारे में जीएसटी काम आएगा। बट जीएसटी का फंडा क्या होता है वो आज हम अच्छे से समझेंगे। सिर्फ जीएसटी के क्वेश्चन करने से बात नहीं बनती, आज हम जीएसटी को समझ रहे होंगे, तो इसलिए आज की क्लास बहुत स्पेशल है। तो प्लीज पूरी क्लास को बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस जीएसटी? ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है? जीएसटी बोले तो जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि सर जो टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है उसे हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी की डेफिनेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स levied on या charged at the prescribed rate each time the supply or sale is made of goods and services, या गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बाय द टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, कुछ खास बातें इसकी हम देखते हैं। पहली चीज मैंने बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। व्हेन आई से कॉम्प्रिहेंसिव, व्हेन आई से कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव है ये कि मतलब इसके अलावा और किसी टैक्स की जरूरत नहीं है। तभी हम कहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स, इसने बाकी सारे छोटे मोटे टैक्सेस को अंदर अपने कंज्यूम कर लिया। तो बेसिकली अब अलग से वैट नहीं लगता, अलग से तुम्हारे बाकी टैक्सेस नहीं लगते, सेल्स टैक्स या वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स अलग से नहीं लगता, या कई बार क्या होता था किसी स्टेट के टैक्सेस लगते थे, वो सब अलग से नहीं लगते, सारे के सारे सब्स्यूम्ड होकर कॉम्प्रिहेंसिव बन चुका है एक जीएसटी। दूसरा नंबर पे मैंने बोला आपको, ये बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो ना टैक्सेस आपके पास दो तरीकों के होते हैं। टैक्सेस मेरे पास दो तरीकों के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, बर्डन भी वही सहन कर रहा है। क्या बोला मैंने? जो पे कर रहा, पे एंड सहन, सेम बंदा कर रहा है, सेम बंदा कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पे कोई और कर रहा है, पे कोई और कर रहा, बियर या मैं कहूं सहन कोई और कर रहा। क्या मतलब क्या है इसका? क्या मतलब क्या है इसका? देखो, डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल होता है जैसे कि, डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल होता है जैसे कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है, मेरी इनकम पे जो टैक्स लगा उसको मैं ही सहन करूंगा और मैं ही सरकार को देकर आऊंगा। जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं, तब मैं खुद टैक्स सरकार को पे करता हूं और मैं ही उस टैक्स को सहन कर रहा हूं। तो मतलब पे करने वाला और सहन करने वाला दोनों मैं ही हूं। तो ये क्या हुआ मेरा? डायरेक्ट टैक्स। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे बेटा जीएसटी। जीएसटी क्या तुमने कभी सरकार को डायरेक्टली पे किया? कि तुमने भारत सरकार के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट करी क्या जीएसटी की? कभी नहीं करी। तुम क्या करते हो? तुम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो उसने कहा कि सर 500 रुपए का बिल है प्लस इसके ऊपर इतना जीएसटी है, सपोज 5% जीएसटी है, तो तुमने उसको 500 रुपए प्लस 5% उसको जीएसटी दिया। वो 5% जीएसटी वो जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो सरकार को देगा। तो मतलब कि
पे किसने करा सरकार को? रेस्टोरेंट के मालिक ने। सहन किसने करा सर? मैंने, कस्टमर ने। तो हम दोनों क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या हुआ? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। बात समझ आई? तो सबसे पहले हमने देखा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसने सारे टैक्सेस को खत्म करा। दूसरी हमने देखी इनडायरेक्ट टैक्स है कि पे कोई और करता है, सहन कोई और करता है, बर्डन किसी और के ऊपर आता है। तीसरी चीज मैं बात करता हूं, कहते लिवाइड या फिर चार्ज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। प्रिस्क्राइब्ड रेट मतलब जो पहले से रेट बता रखे हैं, 0, 5%, 10%, 0, 5, 12, 18, 28, ये पहले स्लैब्स थी, लेकिन अब बदल गई है स्लैब्स, अभी रिसेंटली बदली है। लेकिन हम 11th क्लास 2025-26 के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको इन्हीं स्लैब्स के ऊपर लेके जा रहा हूं जो स्लैब्स आपकी बुक्स में मेंशन्ड है। तो अभी आपकी चेकिंग उसी हिसाब से होने वाली है। ठीक है, जो भी रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है एट द टाइम ऑफ सेल इज मेड। कब कब? एट द टाइम ऑफ सेल इज मेड। टाइम ऑफ सेल, ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि टैक्स लगता कब है सर? जब सेल की जा रही है। पहले को टैक्सेस ऐसे होते थे कि आपने कुछ सामान मैन्युफैक्चर कर दिया, उसी टाइम आप सरकार को टैक्स दे दो, चाहे आपका माल बिके ना बिके। लेकिन जीएसटी की खासियत क्या है? जब आपका माल बिकेगा, जब आप सेल करोगे, तभी आप सरकार को पे करोगे टैक्स, अदरवाइज आप पे नहीं करोगे। सपोज मैंने 100 रुपए का कुछ बनाया, मेरा नहीं बिका, तो मैं सरकार को कुछ टैक्स नहीं पे करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 100 रुपए का बेच दिया, कुछ भी जो बनाया 100 रुपए का बेचा, तब मैं टैक्स सामने वाले से लूंगा और सरकार को दूंगा। तो ये क्या है? एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के समय ये टैक्स लगता है। फिर हमने क्या कहा? इज मेड व्हेन गुड्स और सर्विसेज, या दोनों चीजें बेची जाती हैं, उनकी सेल होती है। कौन पे करता है? बाय टैक्स पेयर रजिस्टर्ड। ये भी बड़ी जरूरी बात है कि पे करता कौन है बेटा? पेड बाय टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कोई भी जाके जीएसटी नहीं दे सकता। तुम कहो कि सर मैं जाके जीएसटी भर के आ जाऊं, तू नहीं भर के आ सकता। क्यों नहीं भर के आ सकता? बिकॉज यू आर नॉट द वन जो जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। आप वो नहीं हो जो आप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। जो बंदा जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होता है, सिर्फ वही ही सरकार को जीएसटी पे कर सकता है। तो जीएसटी का बेसिक मतलब तुम्हें समझ आया कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लगता किसी और, पे कोई और करता है, बर्डन कोई और साइन करता है, टाइम ऑफ सेल पे लगता है, और पेमेंट कौन करता है? वो बंदा जो जीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अगली बात देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी लाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, क्या एडवांटेजेस थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? सबसे पहला उसने बोला वन नेशन वन टैक्स। मैंने आपको बोला कॉम्प्रिहेंसिव था, तो ये कहते हैं कि एक नेशन एक ही टैक्स होना चाहिए। अलग अलग टैक्सेस होते हैं तो अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बाहर के देश के लोग यहाँ, बाहर के देश यहाँ पे जब इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, तब प्रॉब्लम आती है। यही एडवांटेज है, यही लिमिटेशन भी है, क्योंकि जनरली जीएसटी के स्लैब्स अगर हम देखते हैं बाकी देशों में, तो 1 या 2 स्लैब्स होती हैं। हमने बना रखी है 5 स्लैब्स। तो काय का वन नेशन वन टैक्स हुआ? किसी चीज पे 0 है, किसी पे 5 है, किसी पे 12 है, किसी पे 18 है। तो ये वन नेशन वन टैक्स नहीं हुआ है ना। लेकिन 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 आप ऑब्जेक्टिव्स में लिखोगे कि वन नेशन वन टैक्स है, लिमिटेशन में भी लिखोगे ये वन नेशन वन टैक्स नहीं है। समझ गए मेरी बात? चलो आगे आता है एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको समझाता हूं मैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे हटाता है ये, टैक्स ऑन टैक्स कैसे हटाता है ये। अभी आपको समझाता हूँ, 1 मिनट का टाइम, तो मैं बाकी चीजें यहाँ पे क्लियर करूँ, फिर आगे लेकर जाता हूँ। वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, कहते हैं टैक्स बेस बढ़ा दिया इसने कि ज्यादा के ज्यादा सारे बिजनेसेस अब टैक्सेशन के अंडर आ गए हैं। इसके बाद से इंक्रीज हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू, क्योंकि अब कोई चोरी नहीं हो पा रही टैक्स की। हो तो पा रही है बट उतनी नहीं हो पा रही, कम हो गया, क्योंकि सारा ऑनलाइन नेटवर्क है। जैसे अभी खाते हैं पैसे, ये उसको पिक कर लेता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया, बाहर के देशों को बिजनेस करना आसान हो गया, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, तो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत आसान हो गया। पहले क्या होता था, कुछ टैक्स आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है, कुछ सेंटर को देना है, कुछ कहाँ लोकल गवर्नमेंट को देना है, तो बहुत कम्बरसम प्रोसेस था, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था। अब हमने क्या कर दिया, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। कस्टमर बेनिफिट, कंज्यूमर को भी बेनिफिट हुआ, कंज्यूमर को भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है तो ओवरऑल टैक्स रेट कम हो जाता है। जब भी किसी सरकार के पास टैक्सेस ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो वो टैक्सेस का रेट कम कर देते हैं। लेकिन टैक्स कम आता है तो वो टैक्स का रेट बढ़ाते हैं। जीएसटी की वजह से सरकार को ज्यादा टैक्स रिसीव होने लगा, इस वजह से उन्होंने क्या करा, टैक्सेस के रेट को कम करा। और अभी जो नई स्लैब्स आई, आपने देखा भी होगा कि वहां पे टैक्सेस के रेट थोड़े कम हुए हैं। ठीक है बेटा, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। ये कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे हटाता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, कुछ मुश्किल होता ही नहीं है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। मैं कहता हूँ एक फार्मर भाई साहब है, एक फार्मर भाई साहब है, एक बेकरी भाई साहब है,
फार्मर क्या करता है, बेकरी को आटा बेचता है। बेकरी क्या करती है, बेकरी कस्टमर को बिस्किट बेचती है ना। फार्मर ने फार्मर ने कोई चीज बेची, आटा बेचा, इसको ₹1000 का। सुपोज करो 10% का टैक्स था। एक्चुअली में जीएसटी में 10% का स्लैब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार आसान करने के लिए कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 10% का टैक्स था सुपोज। तो बेटा कितने का सामान बेचा इसने, इसने बेचा सर 1000 + 100 दैट इज 1100। आती है बात समझ। इसने क्या करा, बेकरी को 1100 का सामान बेचा, मतलब 1000 + 100 रुपए टैक्स। बेकरी क्या करता है, बेकरी इसके अंदर 500 रुपए मार्जिन ऐड कर देता है। तो बेसिकली बेकरी कितने का कस्टमर को बेचेगा, 1600 + टैक्स। बेकरी क्या कहता है कि 500 रुपए मार्जिन ऐड करता है, बेकरी क्या करता है 500 रुपए मार्जिन ऐड करता है, और कस्टमर को कहता है कि ये लो 1600, मेरे तो 1600 लगे, 500 ये लग गए, और 1100 ये लग गए, तो 1600 रुपए हो गए, और 1600 रुपए का 10% टैक्स। तो वो टैक्स कितना निकालता है, 1600 का 10% टैक्स, जो कि गलत है। जीएसटी ने कहा कि ये तो गलत बात हुई भाई, चीज कितने की थी सर, 1000 की थी, उसके ऊपर टैक्स लगा था तो वो 1100 की बन गई। अब तुम वो 100 रुपए पे टैक्स दोबारा क्यों लगा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में चीज 1000 की थी, तूने 500 रुपए मार्जिन ऐड करा तो चीज तो 1500 की बननी चाहिए, 1600 पे टैक्स क्यों लगेगा। तो जीएसटी ने बोला कि टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली कितने पे टैक्स लगेगा सर, फिर कितने पे टैक्स लगेगा सर, 1500 पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स टैक्स विल बी लिवाइड ऑन टैक्स विल बी लिवाइड ऑन 1500। बात समझ आई कि अगर किसी रिटेलर ने 1000 रुपए का सामान 100 रुपए का टैक्स देकर खरीदा, मतलब 1100 में कोई सामान खरीदा, तब क्या होने वाला है, तो अब वो आगे मार्जिन ऐड करेगा, मान लो उसने 500 रुपए मार्जिन ऐड करा, तो वो 1600 का टैक्स नहीं लेगा कस्टमर से, वो 1500 का टैक्स लेगा कस्टमर से। आई बात समझ। सो दिस इज बेसिकली कैस्केडिंग इफेक्ट, और उसको उसने रिमूव कर दिया। कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था, इस 10% मतलब इस 100 रुपए के ऊपर 10% एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा था, जो कि अब नहीं लगेगा। तो मतलब कि सरकार का थोड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ, लेकिन इससे रिटेलर को फायदा हुआ। तो दिस इज माई कैस्केडिंग इफेक्ट। अब अगली चीज देखो, एक बार के लिए पढ़ा रहने देते हैं, एक बार के लिए पढ़ा रहने देते हैं, क्योंकि मैं आप नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो, मैं आपको बाकी चीजें समझाता हूँ। पहली चीज तो कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करा। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जीएसटी जो है ना मेरा, ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है। क्या है ये, वैल्यू एडिड टैक्स है। सर वैल्यू एडिड टैक्स का क्या मतलब है, अब मैं फिर से आपको इसी एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। अब मैं फिर से आपको इसी एग्जांपल से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना क्या होगा। क्या हुआ, फार्मर ने फार्मर ने बेकर को सामान बेचा, कितने का, 1000 रुपए का, प्लस 10% टैक्स के साथ। तो बेसिकली कितना आया, 1100 का सामान बेचा। ठीक है, बेकर को कितना सामान मिला, 1100 का मिला। बेकर कस्टमर को 500 रुपए मार्जिन ऐड करके बेचता है, तो बेकर कस्टमर को कितने पे बेचेगा, 1000 उसकी कॉस्ट थी। ध्यान रखना, वो मार्जिन किस पे ऐड करेगा, 1000 तो उसकी कॉस्ट थी, 500 रुपए उसने अपना मार्जिन ऐड करा, क्योंकि 100 रुपए तो टैक्स है, तो 500 रुपए उसने अपना मार्जिन ऐड करा, 1500 प्लस टैक्स कितना, 10%। तो बेटा इसने 150 रुपए, है ना, तो ये बेचेगा 1650 का, ये कस्टमर को कितना बेचेगा, 1650 का। अब किस तरीके से जीएसटी काम करता है वो समझना। ये वैल्यू एडिड टैक्स कैसे है, बेकरी ने फार्मर को 1000 रुपए दिए, सॉरी 1000 का सामान खरीदा, 10% टैक्स आया, तो मतलब 100 रुपए का टैक्स था। तो बेकरी ने फार्मर को टैक्स कितना दिया बेटा, 100 रुपए। तो फार्मर ने रिसीव्ड टैक्स ऑफ ₹100। फार्मर ने क्या करा, 100 रुपए का टैक्स रिसीव करा। फार्मर ये 100 रुपए का टैक्स सरकार को दे देगा, तो फार्मर क्या करेगा, विल पे दिस टू गवर्नमेंट। वो क्या करेगा, सरकार को ये टैक्स दे देगा, 100 रुपए दे देगा। बेकरी वाला, बेकरी वाले की कहानी देखो, बेकरी वाले की कहानी देखो, रिसीव्ड टैक्स ऑफ, इसने कितना टैक्स रिसीव करा बेटा, 150 रुपए, क्योंकि सर इसने 1500 का सामान बेचा था 150 रुपए के टैक्स के साथ, तो इसने टैक्स कितना रिसीव करा, 150। ये सरकार को कितना देगा, 150 गलत। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपए तो ऑलरेडी दे चुका है। जो फार्मर ने 100 दिए सरकार को, वो हवा से थोड़ी आए थे, वो बेकर से तो लिए थे। फार्मर ने 1000 का सामान इसको 1100 में बेचा था, बेकरी से 100 रुपए लिए थे। तो बेकरी वाला क्या करेगा, जो ही 100 रुपए दे चुका है माइनस कर देगा टैक्स पेड ऑलरेडी पेड, ये कर देगा माइनस कर देगा टैक्स ऑलरेडी पेड, 100 रुपए बचा कितना बेटा, 50 रुपए। तो ये क्या करेगा,
विल पे टू गवर्नमेंट, विल पे टू गवर्नमेंट। तो समझ आई? तो बेकर सरकार को कितना टैक्स पे करेगा बेटा? 50 रुपए पे करेगा। कितना करेगा? 50 रुपए। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि मेरे को इतना टैक्स रिसीव हुआ, माइनस कर दो जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो वो 50 रुपए सरकार को पे करेगा। इससे समझ आती है कि वैल्यू एडिड टैक्स है। क्यों? क्योंकि देखो बेकर ने कितनी वैल्यू एड करी, 1000 की चीज में बेकर ने 500 रुपए की वैल्यू एड करी, और 500 रुपए का 10% बनता है कितना? 50 रुपए। तभी बेकर 50 रुपए ही दे रहा है। तो जीएसटी की वजह से वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है, हर जगह नहीं लगता है। वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगता है, हर जगह नहीं लगता है। कि जैसे फार्मर ने 1000 रुपए की वैल्यू एड करी तो 1000 का टैक्स सरकार को मिला, बेकर ने 1500 मतलब 1000 में 500 रुपए की वैल्यू एड करी तो 500 का 10% 50 रुपए ही टैक्स दिया गया। इसे हम बोलते हैं कि आप क्या हो? एक वैल्यू एडिड टैक्स हो। जब भी एक रिटेलर सामान बेचता है तो जो जीएसटी रिसीव होता है उसमें से उतना हिस्सा वो खुद रख लेता है जितना वो ऑलरेडी पे कर चुका है, और जो बच जाता है वो सरकार को पे कर देता है। समझ आई मेरी बात? आगे आ जाओ। हु विल पे? सर टैक्स पे कौन करता है? मैंने आपको बताया कि टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर, टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर अंडर जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड होगा वही पे करेगा। सर टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? नेक्स्ट पेज पे आपको समझाऊंगा टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी वर्क? ऐसे करता है, अभी तो सिखाया। ऐसे करता है। बेकरी ने क्या करा? 100 रुपए का टैक्स दे चुकी थी बेकरी, बेकरी ने 150 रुपए का टैक्स कस्टमर से रिसीव करा, तो 150 में से 100 वो जो पे कर चुकी है वो अपने पास रख लेगी और 50 रुपए सरकार को दे देगी। तो ये काम होता है, इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी चलता है। समझ गए क्या जीएसटी चलता कैसे है? तभी हम लोग कहते हैं कि कुछ कंप्यूटर खरीदना है, चलो किसके पास जीएसटी है ना उसको कहते हैं जीएसटी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि ये जीएसटी बच जाएगा। बचता कैसे है? कि मान लो मैंने कंप्यूटर खरीदना था, किसी मेरे दोस्त के पास जीएसटी नंबर है, तो मैं उसकी दुकान के नाम बिल कटवा देता हूँ, है ना? लीगल नहीं है, लेकिन लोग जो करते हैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसकी दुकान के नाम बिल कटवा देते हैं, और फिर उसको जीएसटी का क्लेम आ जाता है सरकार से, क्योंकि सरकार तो कहती है कि जो तुमने जीएसटी पे करा मैं तुम्हें दे दूंगी। कि जैसे बेकरी वाले को 100 रुपए मिल गए ना, बेकरी वाले ने 150 रिसीव किया तो 100 रुपए उसने अपने पास रख लिए। ऐसे ही वो दुकानदार क्या करेगा? जो भी उसको जीएसटी रिसीव होगा उसमें से सरकार को बोलेगा मैंने कंप्यूटर खरीदा था, ये जीएसटी तो मैं रख रहा हूँ क्योंकि तो मैंने पे करा था, और बाकी मैं आपको जमा करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से जीएसटी का मैकेनिज्म काम करता है, और ये इसका एक लूप होल है जो मैंने आपको भी बताया। हम बात करते हैं टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। टैक्सेबल वैल्यू बड़ी सिंपल होती है। मान लो कोई चीज है, कोई गुड है, उसका लिस्ट प्राइस है बेटा 1000, है ना? उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना हुआ? 900 रुपए। 900 रुपए क्या हुई उसकी? सेल वैल्यू। 900 रुपए क्या हुई उसकी? सेल वैल्यू। 900 रुपए क्या हुई उसकी? सेल वैल्यू। कि ये सेल वैल्यू इसकी इतनी है। अब इस पे कोई कैश डिस्काउंट है, अब इस पे कोई कैश डिस्काउंट है, सपोज वो भी 10% का है, तो कैश डिस्काउंट आया 90 रुपए का, तो ये क्या है? 810 रुपए। ये क्या होती है? आपकी टैक्सेबल वैल्यू। इस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है? ऑलवेज आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। कि कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जितना पैसा रिसीव होना है उस पे आपका टैक्स लगेगा। इसमें से आप माइनस कर देते हो, सॉरी जोड़ देते हो टैक्स, जितना भी टैक्स आता है। ये करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसे आप बोलते हो इनवॉइस वैल्यू। उतने का बिल बनता है, उतने का बिल बनता है। तो बेसिकली सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू कैसे निकलती है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद निकलता है टैक्सेबल वैल्यू, और फिर टैक्स जोड़ने के बाद निकलता है इनवॉइस वैल्यू। ये आपका काम आएगा जब हम जनरल एंट्री के सवाल करेंगे। ठीक है? अगली चीज आती है सर ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। बहुत बार सुना होगा इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या है। इनपुट जीएसटी नाम से समझ आना चाहिए, इनपुट आ रहा है। कौन आ रहा है? जीएसटी आ रहा है नहीं, जो सामान आ रहा है उसके ऊपर जो तुमने जीएसटी पे करा है दैट इज योर इनपुट जीएसटी। एग्जाम्पल के तौर पे बेकरी ने जो पे किया, पेड ₹100 टैक्स टू फार्मर। जो बेकरी ने फार्मर से जब 1000 रुपए का वीट खरीदा था, अन्न खरीदा था, उसके ऊपर जो 10% फार्मर को उसने जीएसटी पे करा था, 100 रुपए पे करा था, दैट इज इनपुट जीएसटी। ये क्या है बेटा? इनपुट जीएसटी। मतलब कि आपको अपने बिजनेस के अंदर इनपुट्स डालते वक्त जिस जो इनपुट है ना उसके बिजनेस की, बेकरी की इनपुट वेट ही तो है, तभी तो बिस्किट बनाएगा।
अपने बिजनेस के इनपुट्स डालते वक्त जो भी जीएसटी तुमने सरकार को पे किया, सरकार को नहीं किया मतलब जो भी तुमने दुकानदार को किया, होलसेलर को किया, होलसेलर अपने आप सरकार को दे देगा, उस जीएसटी को क्या बोलते हो? इनपुट जीएसटी बोलते हो। समझे? समझे? अब देखो, अब जो बेकरी ने आउटपुट जीएसटी क्या होता है सर? जब तुम सामान आउटपुट भेजते हो मतलब जब तुम सेल करते हो, तो बेकरी रिसीव्ड ₹150 टैक्स फ्रॉम कस्टमर। जो बेकरी ने कस्टमर से टैक्स ₹150 का रिसीव करा, दैट इज देयर आउटपुट जीएसटी। समझ नहीं आई क्या? जल्दी बताओ। तो आउटपुट जीएसटी क्या हुआ राजा? आउटपुट जीएसटी क्या हुआ बेटा? पहले लिखता हूं मैं इनपुट जीएसटी, फिर मैं लिखता हूं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब क्या है सर? इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि जीएसटी रिसीव्ड, सॉरी जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ इनपुट्स, ऑन परचेजेस ऑफ इनपुट्स, ठीक है। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जीएसटी रिसीव्ड एट टाइम ऑफ सेल्स। समझ आई मेरी बात? अब एक और चीज समझते हैं हम इनके बारे में, कि इनकी नेचर क्या होती है, कि इनकी नेचर क्या होती है। इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है? नेचर पता होगी तभी तो खाते बना पाओगे, तभी तो अकाउंटिंग कर पाओगे। तो सर इनपुट जीएसटी की नेचर क्या होती है? समटाइम एक्सपेंस, समटाइम्स एसेट। ये क्या बोला अभी बताता हूं, 2 मिनट तो। इसकी क्या होती है? ऑलवेज लायबिलिटी, क्या मतलब हुआ सर? जो इनपुट जीएसटी होता है, जो सामान खरीदने पे जीएसटी तुमने पे करा, वो कभी तो तुम्हारे लिए खर्चा होगा, कभी तुम्हारे लिए एसेट होगी। मतलब कि जैसे तुमने सामान खरीदा, जैसे बेकरी ने आटा खरीदा, तो वो जो जीएसटी आया, जो उसने जीएसटी पे करा, आपको भी मैंने सिखाया कि जो बेकरी ने ₹100 पे कर दिया, तो वो कल को क्या करेगा? जो उसको जीएसटी रिसीव होगा उसमें से उतना रख लेगा, बाकी पे कर देगा सरकार को। तो मतलब इनपुट जीएसटी जो है वो क्या, उसकी एसेट हुई। एसेट का मतलब होता है कल को रिसीव हो जाएगा, कि जो उसने ₹100 पे करे थे, कल को जैसे वो सामान बेचेगा उसको 150 मिलेंगे, उसमें से 100 अपने पास रख लेगा और 50 सरकार को दे देगा। आउटपुट जीएसटी क्या हुआ? इसीलिए उसकी लायबिलिटी हुई, कि जो भी उसको जीएसटी रिसीव हुआ वो उसको सरकार को देना है। जो भी जीएसटी रिसीव हुआ उसमें से इनपुट रख लेना है, बाकी सरकार को दे देना है। समझ आई मेरी बात? कि जो भी जीएसटी ₹150 रिसीव हुआ उसमें से इनपुट रख लेना है। इनपुट कितना था? ₹100 जो उसने पे करा था, वो अपने पास रख लेना, बाकी सरकार को दे देना है। तो आउटपुट जीएसटी हमेशा लायबिलिटी होता है, और ये कुछ मतलब लगभग हर बार एसेट होता है, लेकिन कुछ कुछ बार एक्सपेंस भी हो जाता है। एक्सपेंस कब होता है? जब आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे जैसे बेकरी ने ₹1000 का सामान खरीदा फार्मर से, तो उसको उसको क्लेम मिल गया ना सरकार से कि ₹100 सरकार ने कहा तू रख ले। कुछ एक चीजों में सरकार अलाउ नहीं करती, तो जिन चीजों में सरकार अलाउ नहीं करती तो वहां पे आप उसको एक्सपेंस बोलोगे, खर्चा बोलोगे, वहां कहोगे क्योंकि क्लेम तो मिलना नहीं कल को, तो ये तो आपका खर्चा ही है ना। अगर कल को क्लेम मिलना है तो वो आपकी एसेट है, क्लेम नहीं मिलना है तो वो आपका खर्चा है। जनरली हर चीज पे क्लेम मिलता है, जिन पे नहीं मिलता उनकी डिटेल्स में तुम्हारे लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के थ्योरी वाला जो चैप्टर है, जो थ्योरी का नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें लिखवा दूंगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ जीएसटी। सर टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने हैं? एक होता है तुम्हारे पास एसजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, ठीक है। एक होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी दैट इज स्टेट जीएसटी। एक होता है सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल जीएसटी। एक होता है आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। स्टेट जीएसटी के स्लैश में हम यूटी जीएसटी भी लिखते हैं, कि अगर कोई स्टेट नहीं है वो यूटी है, जैसे चंडीगढ़ हो गया भैया, है ना, अंडमान हो गया, तो वो यूनियन टेरिटरीज है, तो वहां पे आप यूटी लिख देते हो। टैक्सेस लगते कैसे हैं? डिपेंड करता है सप्लाई कैसी है, डिपेंड करता है ऑन सप्लाई, कि सर सप्लाई कैसी है, अगर तो सप्लाई इंटरस्टेट है या सप्लाई इंट्रास्टेट है, मतलब कि विद इन स्टेट या फिर बिटवीन स्टेट्स,
सप्लाई क्या हो सकती है, दो प्रकार की हो सकती है सर। एक तो हो सकती है विद इन स्टेट। विद इन स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा, विद इन स्टेट का मतलब क्या हुआ कि स्टेट के अंदर ही, जैसे दिल्ली के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह, राजीव चौक से तुमने क्या कहता सीपीओ तो आपस चलो जो भी है, राजीव चौक से सीपी भेज दिया, हरियाणा में तुमने गुड़गांव से फरीदाबाद भेज दिया, फतेहाबाद से हिसार भेज दिया, हिसार से सिरसा भेज दिया। तो ये क्या हुआ, विद इन स्टेट जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, विद इन स्टेट जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनपे क्या लगता है सीजीएसटी, उनपे क्या लगता है बेटा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, आधा आधा, हाफ हाफ। ठीक है, जितना भी जीएसटी का रेट है, सपोज 12% है तो 6% तो सीजीएसटी में जाएगा, 6 एसजीएसटी में, मतलब 6% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6 मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर सप्लाई बिटवीन स्टेट्स है तो सारे का सारा टैक्स कहां लगेगा, आईजीएसटी में लगेगा, फुल टैक्स। और ये जाता कहां है, ये सरकार के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन वो ना साल खत्म होता है तो इसको बांट देती है स्टेट गवर्नमेंट से, कुछ कुछ हिस्सा उनको दे देती है, नहीं कि सारा वो खुद खा जाती है। तो बेसिकली विद इन स्टेट सप्लाई को क्या बोलते हैं, विद इन स्टेट सप्लाई को बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। और बिटवीन स्टेट्स को क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट्स। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट्स। अगर तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, एक ही स्टेट के विद इन सप्लाई हो तो उसे आप बोलोगे इंट्रा स्टेट। अगर आप इंटर स्टेट हो मतलब कि विद इन क्या कहते हैं, विद अलग अलग स्टेट्स के बिटवीन द स्टेट्स हो तब उसे इंटर स्टेट बोलोगे। तो बेसिकली ये दोनों कब लगते हैं, ये दोनों कब लगते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई के वक्त। ठीक है, और ये कब लगता है, ये कब लगता है सर, इंटर स्टेट सप्लाई के वक्त। अगर दिल्ली से सामान हिमाचल गया, अगर जम्मू कश्मीर से सामान महाराष्ट्र आ गया, तो इन सारी ट्रांजेक्शन के अंदर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स ऑफ रुपीज 1000 सोल्ड, पहला कहता हूं, पहला कहता हूं मैं फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर। ठीक है बेटा। दूसरा केस मैं देता हूं तुम्हें, फ्रॉम सूरत टू दिल्ली। सूरत गुजरात में बैठा है, दिल्ली दिल्ली में बैठा है ना, अलग अलग स्टेट हो गए, जयपुर जोधपुर दोनों एक ही स्टेट में बैठे हैं। सपोज मैं कहता हूं कि इसके ऊपर एट द रेट 12% जीएसटी है, 12% जीएसटी का रेट है, 12% जीएसटी का रेट है। तो किस तरीके से जीएसटी लगेगा, यहां पर क्या होगा, 6% तो जाएगा सीजीएसटी में और 6% जाएगा बेटा आपका एसजीएसटी में। समझ गए। यहां पे क्या होगा, 12 का 12% कहा जाएगा आईजीएसटी में। आई बात समझ। जैसे कि 1000 के ऊपर 12% कितना हुआ, 120 रुपए। 120 का 120 कहा जाएगा आईजीएसटी में। आधा आधा कर दे कि 6% कर दे तो कितना आएगा, 60 रुपए। तो 60 रुपए जाएगा सीजीएसटी और 60 रुपए जाएगा एसजीएसटी। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब तुम्हें अब सच सच बताना, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जीएसटी का मतलब पता है तुम्हें, जीएसटी क्या था, जीएसटी क्यों आया, इनडायरेक्ट टैक्स है सर, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट नाम की चीज क्या होती है, ये सारी टेक्निकल टर्म्स एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल एक थोड़े रैशनल इंसान के रूप में तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और वो तुम्हें आज पता चल चुकी है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, और भी कुछ थ्योरी का पोर्शन रहेगा, दैट इज रिलेटेड टू क्लास 11 ओनली, दैट इज रिलेटेड कि तुम्हें अब किस चीज को किस तरीके से ट्रीट करना है, कुछ खास बातें। वो थ्योरी का पोर्शन होने के बाद तीसरी क्लास में मैं तुम्हें करवाऊंगा बेसिक जनरल एंट्री, सारी की सारी, सारा सारा कॉन्सेप्ट में तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, वहां जाकर आप हमसे बात कर सकते हो। साथ ही में व्हाट्सएप का चैनल जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि बेटा वहां पर आपको मिलते हैं रोज के एमसीक्यूज। उसके अलावा एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरा साल, बहुत सारे बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे रेगुलरली वहां पर आंसर भी करते हैं, तो आप जल्दी से वो भी ज्वाइन कर लो।